संसाधन एवं विकास इस चैप्टर में आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन किसे कहते हैं और संसाधन का विकास किस प्रकार से किया जाता है, इसके विकास के बारे में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे संसाधनों को कितने प्रकार में विभाजित किया जाता है, यानी इन संसाधनों का वर्गीकरण देखेंगे। फिर संसाधनों का विकास देखेंगे, संसाधनों का नियोजन देखेंगे और भारत में भू उपयोग के बारे में देखेंगे। और इसके बाद दो महत्वपूर्ण संसाधन भूमि व मृदा के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संसाधन वह वस्तु होती है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, यानी कि इस पृथ्वी के ऊपर जो कुछ मनुष्य के उपयोग में आ रही है, वो मनुष्य की ज़रूरतों को पूरा कर रही है, वह संसाधन कहलाती है। और इस संसाधन को बनाने के लिए हमें प्रौद्योगिकी उपलब्ध है और वह आर्थिक रूप से संभाव्य होना चाहिए और सांस्कृतिक रूप से मान्य होना चाहिए, वही एक संसाधन होता है। यह संसाधन मानवीय क्रिया का ही परिणाम है, यानी कि मनुष्य के द्वारा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो के द्वारा संसाधन का निर्माण किया जाता है। अतः यह मानवीय क्रिया का परिणाम कहलाती है। अब हम देखते हैं इस संसाधन को। अभी हमें समझ में आ गया है कि संसाधन मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब यह संसाधन बहुत प्रकार के होते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण, इनको कई प्रकार में बांटा जा सकता है। जैसे उत्पत्ति के आधार के ऊपर इसको दो भागों में बांटा गया, जैव और अजैव में। यानी समाप्ति के आधार के ऊपर इनको दो भागों में बांटा गया, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर इसको पूछा जाता है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। फिर इसको स्वामित्व के आधार के ऊपर बांटा कि यह व्यक्तिगत है, सामुदायिक है, राष्ट्रीय है या अंतर्राष्ट्रीय है। उसके बाद इसको हमने विकास के आधार के ऊपर बांटा है, यानी कि संभावित संसाधन कौन कौन से हैं, विकसित किए गए वो या संचित कोष के रूप में जो संसाधन है उसको। इस प्रकार से हम इनको अलग भागों में बांटकर देखते हैं, डिटेल से इनको देखते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण पहले हमने देखा था उत्पत्ति के आधार के ऊपर। उत्पत्ति के आधार के ऊपर जैव और अजैव दो प्रकार के संसाधनों में इसको बांटा गया है। जैव संसाधन वो होते हैं जिसकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, यानी कि जिसमें जीवन व्याप्त होता है। जैसे हम बात करें मनुष्य की, वनस्पति की और प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन, ये सब के सब क्या है, जैव संसाधन है। और अजैव संसाधन में हम निर्जीव वस्तुओं की बात करते हैं, जिसमें जीवन नहीं होता है, वह अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टान हो गए, धातु हो गए, पर्वत, पहाड़, जो कुछ भी जिसमें जीवन नहीं है वह अजैव संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं समापितता के आधार के ऊपर, यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं कि ये नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि एक बार उपयोग में लिए जाने के बाद उसको दोबारा भी उपयोग में लिया जा सकता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन तथा वन्य जीव, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ये इनके जो एग्जाम्पल्स हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनमें से बताइए कौन सा नवीकरणीय संसाधन है, कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन की बात करें तो वे संसाधन जिनका विकास लंबे भू वैज्ञानिक अंतराल में होता है। अगर इसमें उदाहरण के रूप में देखें तो खनिज और जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल, ये सब के सब क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। इनका एक बार उपयोग में लिए जाने के बाद दोबारा इनका उपयोग संभव नहीं हो पाता है और इनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, लाखों वर्ष इसको बनने में लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन हैं वो पुनःचक्रीय हैं, जैसे कुछ धातु वगैरह हो गई, लोहा है, लोहे को एक बार प्रयोग करने के बाद हम उसको डैमेज होने जाने के बाद दोबारा भी प्रयोग में ले सकते हैं। और कुछ इसमें अचक्रीय संसाधन है, जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, इनको एक बार उपयोग में लिए जाने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद करके रखना है, इसीलिए इसको यहाँ पर ये हमने हाईलाइट भी कर दिया है। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं स्वामित्व के आधार के ऊपर संसाधनों का। स्वामित्व के आधार के ऊपर हम इन संसाधनों को देखते हैं तो व्यक्तिगत संसाधन, यानी कि ऐसे संसाधन जो निजी व्यक्तियों के हाथ में होते हैं वह व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे गांव में किसी व्यक्ति के पास भूमि है
और शहर में अगर देखें तो किसी व्यक्तियों के पास भूखंड है, घर व अन्य कोई जायदाद के मालिक हैं, तो ये सब के सब व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। कोई बाग, चारागाह, तालाब, कुओं का जल, ये सब के सब निजी स्वामित्व के उदाहरण हैं। स्वामित्व के आधार पर हम दूसरा प्रकार देखते हैं, तो वो है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, यानी कि ऐसे संसाधन जो सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं। जैसे गांव की कोई सार्वजनिक भूमि है, जैसे चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब, या अगर नगरीय क्षेत्रों की बात की जाए तो कोई पार्क है, कोई खेल का मैदान, तो ये सब के सब सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन कहलाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर किसी एक व्यक्ति का नहीं, सभी व्यक्तियों का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट चलते हैं राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन वो होते हैं जो देश में पाए जाने वाले जो संसाधन होते हैं वो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे हमने देखा है कि सड़क, रेल लाइनें, नहरें, ये सब व्यक्तिगत स्वामित्व वाले क्षेत्र में बनी हुई होती हैं, लेकिन ये देश के, राष्ट्र के संसाधन कहलाते हैं। जितने भी खनिज पदार्थ जो इस राष्ट्र के अंदर पाए जाते हैं, किसी देश के अंदर पाए जाते हैं, जल संसाधन, वन, वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर ये सारी भूमि, और हम बात करें तो जो समुद्र के अंदर जो 12 समुद्री मील तक हम जा सकते हैं, तो वहाँ तक किसी जो भी संसाधन होगा वह राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वो होते हैं जो तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी से जो परे होते हैं, जो खुले महासागरों के जो संसाधन होते हैं जिसके ऊपर किसी देश का अधिकार नहीं होता, वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं विकास के आधार के ऊपर संसाधन। तो इसमें हम पहला देखते हैं संभावित संसाधन, यानी कि ऐसे संसाधन जिनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर हम देखें कि राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना, जिनका अभी सही ढंग से उपयोग नहीं किया गया है, तो ये कहलाते हैं संभावी संसाधन, यानी कि जिसकी संभावना है उपयोग करने के लिए। नेक्स्ट है विकसित संसाधन, यानी कि वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, ऐसे संसाधन विकसित संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट है जिनका अभी भंडार के रूप में जो उपलब्ध है, वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से वो अभी बाहर हैं। जैसे हम बात करें जल की बात करें तो जल हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का यौगिक है और ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत बन सकता है, लेकिन अभी हम इतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं कर पाए हैं कि इसको हम ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर सकते। तो ये कहलाते हैं भंडार वाले संसाधन। दूसरा है संचित कोष वाले संसाधन। ये वो संसाधन होते हैं जिनको तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। जैसे नदियों के जल को विद्युत पैदा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये हम जानते हैं, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ के जल को हम अभी विद्युत पैदा करने नहीं लगे हैं, तो ऐसे संसाधन संचित कोष के संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं संसाधनों का विकास। अब ये संसाधन है वो मनुष्य को अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत ही जरूरी है और जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ये संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें लगा कि ये संसाधन है वो सब के सब क्या है, प्रकृति की देन है, और हमने इनका अंधाधुंध उपयोग शुरू कर दिया और इसका अंधाधुंध उपयोग करने से बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई। क्या क्या समस्या हो गई? कुछ व्यक्तियों ने अपनी लालचवश यानी कि अधिक पैसा कमाने के लिए इन संसाधनों का उपयोग करने लगा और इसके बाद समाज दो हिस्सों में बंट गया, संसाधन संपन्न व्यक्ति और संसाधनहीन, यानी कि ये कहें कि अमीर और गरीब व्यक्तियों में यह समाज बंट गया। और इन संसाधनों के अंधाधुंध शोषण उपयोग करने से, अत्यधिक उपयोग करने से वैश्विक परिस्थिति के ऊपर संकट पैदा हो गया। जैसे भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, ओजोन डिप्लेशन की बात करें और पर्यावरण प्रदूषण की बात करें और भूमि निम्नीकरण, ये सारी समस्याएं पैदा हो गई। परंतु हमारे जीवन जीने के लिए इन संसाधनों का उपयोग करना भी हमें जरूरी है, लेकिन इन संसाधनों का उपयोग हमें एक निश्चित योजना बनाकर इनका प्रयोग करना होगा और इनके लिए योजना बनाना बहुत जरूरी है।
इसीलिए सतत पोषणीय विकास की अवधारणा सामने आई, जिसमें ये कहा गया कि हमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान का विकास करना है और भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं की भी अवहेलना नहीं करनी है, यानी उनके लिए भी हमें संसाधनों को संरक्षण रखना है। यह कहलाता है सतत पोषणीय विकास। और इसकी शुरुआत हुई रियो डी जेनेरो में 1992 में एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जो ब्राजील में है। 100 देशों से भी अधिक के लोग इसमें शामिल हुए और इस सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण की बात की गई, सामाजिक आर्थिक विकास की बात की गई और जितनी भी समस्याएं हैं उनको हल ढूंढने के लिए प्रयास किया गया। इसमें उनमें भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन यानी ग्लोबल वार्मिंग, जैविक विविधता एक की घोषणा पत्र के ऊपर हस्ताक्षर किए गए और इसमें सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 की स्वीकृति दी गई। एजेंडा 21 इसका उद्देश्य ये था कि हम सभी का उद्देश्य समान हित हो, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा हम पर्यावरण की क्षति, गरीबी और रोगों से निपटेंगे। ये इसका उद्देश्य था। आगे चलते हैं हम संसाधन नियोजन के ऊपर। संसाधन नियोजन की बात करें तो संसाधन जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं, इनके संसाधनों के उपयोग के बिना हमारा विकास संभव नहीं है। अतः हमें इनका विवेकपूर्ण प्रयोग करके हम इसको अधिक समय तक या ये कहें कि सतत विकास हम कर सकते हैं। अब इनका विवेकपूर्ण हमें उपयोग करना है। विवेकपूर्ण उपयोग तभी हो पाएगा जब हम इनका नियोजित तरीके से इनका उपयोग करें। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यानी कि एक तरफ जब हम देखें तो संसाधनों की बहुत अधिक प्रचुरता है और दूसरी तरफ हम देखें संसाधनों की बहुत कमी है। कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं जो संसाधनों के मामले में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लेकर देखें तो झारखंड, एमपी और छत्तीसगढ़ ऐसे प्रांत हैं जहाँ खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार मिलते हैं और अरुणाचल प्रदेश जैसे एक क्षेत्र को देखें तो वहाँ पे जल संसाधन का प्रचुर मात्रा में भंडार पाए जाते हैं। परंतु इनका विकास की बात करें तो इसके मूल विकास में अभी ज़्यादा विकास नहीं हो पाया, तो मूल विकास नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ हम देखें तो राजस्थान में आपको पवन और सौर ऊर्जा जैसे संसाधनों की उपलब्धता बहुत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख जैसे वाले क्षेत्र का भी एग्जाम्पल लेकर देखें तो ये वाला मरुस्थलीय क्षेत्र है और ये भी यहाँ पर का भी विकास नहीं हो पाया है। अब यहाँ पर संसाधनों की हमने देखा कि प्रचुरता है एक क्षेत्र में, लेकिन फिर भी विकास नहीं है। तो विकास हम किस प्रकार से कर पाएंगे? तो ये इन संसाधनों का हम नियोजित तरीके से अगर इनका उपयोग कर पाएंगे ना, तो तभी हम राष्ट्रीय स्तर के ऊपर या स्थानीय स्तर के ऊपर विकास, हर क्षेत्र का विकास कर पाएंगे। इसलिए हम इनका नियोजन अति आवश्यक है। अब अगर हम भारत में इन संसाधनों के नियोजन की बात करें तो ये नियोजन करने की जो इन संसाधनों को नियोजित करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं और उनके माध्यम से ही हम संसाधनों का नियोजन कर सकते हैं। तो जैसे कि ये कह रहे हैं कि संसाधनों की सबसे पहले उसकी पहचान करना, उसका एक तालिका बनाना, इंडेक्स बनाना, फिर उसके बाद उसका क्षेत्रीय सर्वेक्षण करना, संसाधनों का मैपिंग करना, संसाधनों की गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना और उनका मापन करना, ये एक बहुत ही जटिल या कठिन काम सा हो जाता है। दूसरा हम ये कहें कि जो संसाधन विकास की योजनाएं वो लागू करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, कौशल और संस्थागत जो ढांचा है उसको तैयार करना पड़ेगा। वो तैयार नहीं होगा तो ये रिसर्च जो हमने कर रहे हैं ये किसी काम का नहीं रहेगा। तीसरा है कि संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में हम समन्वय बनाएंगे तभी संसाधनों का नियोजन हो पाएगा। तो ये सारे काम करना एक थोड़ा जटिल सा काम हो जाता है, अतः इन संसाधनों का नियोजन करना थोड़ा मुश्किल सा काम है। फिर भी हम भारत के स्वाधीनता के बाद यानी कि आज़ादी के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना से जो 1951 से जिनकी शुरुआत हुई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इन प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं से ही हम संसाधनों का नियोजन करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी किसी भी क्षेत्र का अगर विकास करना हो
तो विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता अति आवश्यक है। संसाधन तो होने ही होने चाहिए, उसके बिना विकास संभव नहीं है। लेकिन संसाधनों के साथ एक शर्त और है, वो क्या है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में हम संसाधनों की उपलब्धता के बाद भी विकास संभव नहीं है। यानी कि केवल संसाधन ही जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ हमारे पास क्या होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। बिना टेक्नोलॉजी के विकास संभव नहीं है। जैसे हम भारत में बहुत सारे एग्जाम्पल अभी लेकर देखे थे, ये झारखंड, MP, यहाँ पर संसाधन है, कोयला खनिज भंडार यहाँ पर प्रचुर मात्रा में है, लेकिन फिर भी विकास नहीं है। अतः संसाधन समृद्ध ये क्षेत्र होते हुए भी ये पिछड़े हुए हैं। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ संसाधनों की कमी है और कमी होते हुए भी वो क्षेत्र विकसित क्षेत्र हैं। ऐसा हम एग्जाम्पल के तौर के ऊपर देखें तो वो जो औपनिवेशिक जो देश हैं, इसका एग्जाम्पल लेकर हम देख सकते हैं। उपनिवेशों में संसाधनों की बहुत अधिक प्रचुरता थी, लेकिन फिर भी उनका विकास नहीं हुआ। और जो उपनिवेशकारी देश थे, यानी कि इन देशों ने जो इसके ऊपर इन उपनिवेशों के ऊपर जो अपना शासन कर रहे थे, उनके पास क्या थी, टेक्नोलॉजी थी। और उस टेक्नोलॉजी की वजह से वो अपने देश का विकास कर पाए। जैसे हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के पास संसाधन नहीं थे, लेकिन फिर भी उसका विकास हुआ। और भारत की बात करें या और औपनिवेशिक देशों की बात करें तो उनके पास संसाधन होते हुए भी उनका विकास नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसका अभाव था, टेक्नोलॉजी का अभाव था। अतः संसाधनों के साथ साथ हमारे पास टेक्नोलॉजी भी होनी बहुत जरूरी है। यानी कि संसाधन किसी भी प्रदेश का विकास में तभी योगदान दे सकता है जब वहाँ पर टेक्नोलॉजी हो और वहाँ का जो संस्थागत ढांचा है वो अच्छा हो। संसाधनों का संरक्षण, हमें इनका संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो हम ये जानते हैं कि ये जो संसाधन है इनके बिना विकास संभव नहीं है। ये विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु अगर हम इनका विवेकहीन उपयोग करेंगे या हम इसका अति उपयोग कर लेंगे तो बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। जैसे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो इन समस्याओं से बचने के लिए ही हमें संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। अतः हमें संसाधनों का संरक्षण करना होगा। इस संदर्भ में गांधी जी कहते हैं संसाधनों के बारे में, ये कहते हैं कि हमारे पास है ना, हर व्यक्ति की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन हम किसी व्यक्ति के लालच की संतुष्टि नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये कह रहे हैं कि इनका आप नियोजित ढंग से उपयोग करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर विवेकहीन उपयोग करोगे या इनका अति उपयोग करोगे तो उसके लिए संसाधन पर्याप्त नहीं है। अतः हमें इन संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए और इनका विवेकपूर्ण तरीके से ही इसका उपयोग करना चाहिए, नियोजित तरीके से इनका उपयोग करना चाहिए। संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो सर्वप्रथम प्रयास हुआ वो 1968 में क्लब ऑफ रोम ने इसकी शुरुआत की। तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने एक पुस्तक लिखी, समाल इज ब्यूटीफुल। इसमें इसने गांधी जी की बात, यहाँ पर जो हमने देखा था गांधी जी ने जो संसाधनों के संरक्षण की चिंता की, उस बात को इसमें रखा। अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक स्तर के ऊपर संसाधनों के संरक्षण में जो मूलभूत आधार योगदान था वह था 1987 में एक रिपोर्ट आई, ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट। यह एक आयोग बना था ब्रंटलैंड, इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसी में इसने सतत पोषणीय विकास की बात कही। तो इस रिपोर्ट के बाद संसाधनों के संरक्षण के लिए काफ़ी पहल हुई और इस रिपोर्ट में हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर नाम से, इस शीर्षक नाम से एक पुस्तक प्रकाशित हुई। और ब्राज़ील में 1992 में जो रियो डी जेनेरो में जो सम्मेलन हुआ उसमें एजेंडा 21 की जो घोषणा की गई, वहाँ से संसाधनों के संरक्षण की बात की गई।